हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो इलेक्ट्रिकल का ही एक पार्ट है। पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो हो एक ही ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाने के बाद में उसमें इतने सारे इन्वेंशंस हो गए कि उसको एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है सेमीकंडक्टर। यदि सेमीकंडक्टर नहीं होता तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होती। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी मटेरियल मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एटम समझना होगा। एटम के बारे में हम समझेंगे और समझेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर इन सब से अलग है और कैसे उसकी प्रॉपर्टी को हम पहचानेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जैसे एक हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे पास एक मटेरियल है। इस मटेरियल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में यदि कट करते जाते हैं और इसको काटते जाएं तो लास्ट में एक मटेरियल का एक सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा, जिसमें ये जो मटेरियल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। तो इसका छोटे से छोटा वो पार्ट जो कि इसकी केमिकल और फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को कंटेन किया हुआ हो, तो वो ऐसा छोटे से छोटा टुकड़ा जो कहलाता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अणु। और उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते और भी छोटा पार्ट बन जाएगा जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसी भी मटेरियल का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो कहलाता है एटम। एटम जो होता है वो इस मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती हैं उसको कंटेन नहीं किए होता है, लेकिन हर एक मटेरियल का एटम जो होगा वो अलग होगा। एटम जो होता है मेनली उसकी प्रॉपर्टी जो रहती हैं वो उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण होती हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर हम समझेंगे, ये है एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। हर एक एटम में एक पार्ट है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, जो बीचों बीच में होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। और साथ ही इसमें होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, जबकि इसमें क्या है, धनावेश है। तो इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और इसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, हर एक एटम की बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। वो जो कक्षाएं हैं वो एक रास्ता है। कक्षाएं एक्चुअली वो एक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एक कक्षा में होगा उसका जो निश्चित पाथ है उसी को हम ऑर्बिट बोलेंगे, और वो अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। और उसके घूमने का कारण क्या है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जबकि रोटेशनल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बाहर लग रहा है, जबकि ये इसको है अंदर खींच रहा है। तो ये एक बैलेंस स्थिति में एक कक्षा में घूमता रहता है। ये इसको सेम हम अपने सोलर जो सिस्टम है उससे भी समझ सकते हैं कि जैसे सेंटर में क्या है, सन है हमारा सूर्य, उसके सामने सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बीच में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षाएं जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो एटम के मटेरियल पर डिपेंड करती है।
जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे उसमें हम देखते थे कि हर एक मटेरियल जो है उसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा जाता है और उसके डिवाइडेशन का जो मेन बेस होता है वो होता है उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जितने भी मटेरियल हैं जिसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या यदि 1 है तो उनको सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हैं उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे करके हर एक मटेरियल जो है उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संख्या के आधार पर उसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। यही जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं यही एटम की प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और एक इसके ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके लिए भी रूल्स बनाया गया है। जैसे 2, 8, 8, 18 ऐसे करके रूल होता है जिसमें जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज़्यादा होती है तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स अगली कक्षा में चले जाएंगे। यदि बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर तीसरी कक्षा आएगी, इसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो पहली कक्षा पूरी होने के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी कक्षा में जाएंगे और सबसे आखिरी में जो कक्षा बचेगी उसमें जो संख्या है जैसे 4, 5, 6, 7 जैसे भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे उसी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम ये मानेंगे कि उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है ये 3 टाइप के मटेरियल हमारे पास होते हैं। कंडक्टर जो होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये जो कंडक्टर होते हैं इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बहुत ही आसान होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा फ्री होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं और हमेशा फ्री मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है कि कंडक्टर जो होते हैं वो सुचालक होते हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और ताप के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। इंसुलेटर जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे जो इंसुलेटर होते हैं उसमें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो नहीं होता है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। टेम्परेचर के भी बैड कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। माइका जो हम पढ़ते हैं, है ना, और पोर्सलिन, ये सब चीज़ें हैं इंसुलेटर के अंदर कैटेगरी में आते हैं जिसका भी अपना एक अलग एप्लीकेशंस होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कैटेगरी है। ये ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, तो ये इसके बीच की कैटेगरी है। तो नॉर्मली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक यदि उसमें एनर्जी दे दी जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जनरेट हो जाते हैं। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एक एटम होता है, ये एक एटम है हमारा, इसमें यदि कुछ एनर्जी बाहर से दे दी जाए और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाए तो एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे कि ये कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है और इसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यदि हमको निकालना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी के फॉर्म में यदि हम इसमें एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्षा को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। तो यदि कोई एक एटम है, इसमें अलग से हमने एनर्जी दे दी और ये जो है इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और ये जो एटम है वो आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मतलब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और अब ये एक आयन बन गया। आयन जनरली क्या होता है, मूवेबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, जो चार्ज होते हैं वो मूव कर सकते हैं,
है ना। लेकिन आयन बन जाने के बाद में ये एटम जो है अब मूव नहीं करेगा, ये एक आयन बन जाएगा। और सेम केस में यदि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया जाए तो इस पे नेगेटिव आयन बन जाएगा, यह एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मेनली इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके मेन एग्जाम्पल हैं। ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में उस कैटेगरी में रखे जाते हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जो इसकी सबसे बाहरी कक्षा है केवल उसको हम शो करेंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा जो होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर भेज के अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल कर ले, या फिर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन करके अपनी कक्षा पूरी कर ले और स्टेबल हो जाए। तो ये हमेशा जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज़्यादा होती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कोशिश करता है कि उसको या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो अपनी कक्षा पूरी कर ले, या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर चले जाए और अपनी कक्षा को वो कंप्लीट कर ले, मतलब वो कक्षा ख़त्म कर देगा और अपने आप को स्टेबल करेगा, कोशिश करेगा स्टेबल करने की। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाएं तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पे चले जाएं तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब 2 सिलिकॉन एटम्स मिलते हैं, एक छोटा सा यदि मटेरियल ले लिया जाए तो उसमें हजारों लाखों एटम्स होते हैं, लाखों एटम्स होंगे। तो यदि एक सिलिकॉन का मटेरियल है उसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं जो आपस में पास पास में जुड़े हुए होंगे, तो वो जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो क्या करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं तो वो आपस में साझा कर लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग एक सिलिकॉन एटम भी करेगा और दूसरा सिलिकॉन एटम भी करेगा। ऐसे करके इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास के दूसरे सिलिकॉन एटम के द्वारा शेयर कर लिए जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भी अपनी कक्षा पूरी कर लेगा और ये भी अपनी कक्षा कंप्लीट कर लेगा, तो दोनों का काम हो गया। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और एटम जो हैं अपनी कक्षाओं को पूरा कर लेते हैं, ऐसे जो बॉन्ड कहलाते हैं उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है कॉमन है वो पहले स्ट्रक्चर के द्वारा भी शेयर किया जाएगा और दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा भी, दूसरे एटम के द्वारा भी उसको शेयर किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? सेमीकंडक्टर को यदि हम नेचुरल फॉर्म में रखते हैं जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन जो कि नेचुरली हमको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है या किसी भी प्रकार का कोई भी डोपिंग नहीं होती है। इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी बोलते हैं और ये नेचुरल फॉर्म में होता है। और इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, इसमें बोला गया था कि जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बंधे हुए फॉर्म में होते हैं, बंधे हुए होते हैं, लेकिन यदि बाहर से हम एनर्जी दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर कंडक्टर के जैसे, सेमीकंडक्टर को एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करा सकते हैं। तो कंडक्टर बनने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। और इंट्रिंसिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें यदि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको कंडक्टर बनाना है, तो हमको बाहर से एनर्जी देना होगी। तो जो थर्मल एनर्जी है वो बाहर में हीट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में हम जो एनर्जी देंगे उसको, उससे उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्योर फॉर्म में, और इसमें जब एनर्जी मिलेगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, अपने एटम से बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगेंगे। तो वो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इधर उधर घूमेंगे तो वही कंडक्टिविटी लाएंगे मटेरियल में, वही कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हमको कंडक्टिविटी चाहिए तो एक्सटर्नली हमको क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
एक टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ेगा, जिसके कारण उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। इसमें एक टर्म आता है कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर्स एंड मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब कि उस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है या नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी होती है उसी को हम होल बोलते हैं। कहीं पे यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो उसको हम होल बोलेंगे। ये होल का जो टर्म है ये केवल सेमीकंडक्टर में ही उपयोग होता है, कंडक्टर में होल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सेमीकंडक्टर ये जो अपना होल है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, क्योंकि जब हमने उसमें थर्मल एनर्जी दी और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो वो फ्री जो इलेक्ट्रॉन हुए उसके जगह पे कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई जिसको हम होल बोल रहे हैं। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी यहाँ पे होगी, और इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और उस इम्प्योरिटी को ऐड करने का पर्पस हमारा ये है कि उस प्योर सेमीकंडक्टर में जो कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, जिसको हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किसी डिवाइस के रूप में, उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे या नंबर ऑफ होल्स की संख्या को बढ़ा देंगे, जिससे वो पावरफुल सेमीकंडक्टर बन जाएगा और इसका उपयोग हम डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस में करेंगे। तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग मतलब ऐसे मटेरियल का मिक्सचर किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें हम कुछ ऐसे मटेरियल ऐड करते हैं जिससे एक टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, और दूसरा जो मटेरियल होता है उसमें होल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो कहलाते हैं हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, बेसिकली जैसे हम देखा जाए कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें पहला जो क्रम होता है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, ये ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन, ठीक है, फ्लोरीन। तो ऐसे जो होती है इसमें ये जो कैटेगरी होती है इसमें इन सभी एलिमेंट्स की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसकी संख्या 1 होगी। ये जो पूरी कैटेगरी होगी इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 होंगे। ऐसे इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, है ना, ऐसे करके जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हमारी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसमें हमने आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब इसके जस्ट पहले एक कैटेगरी आती है जिसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इस जो सिलिकॉन जर्मेनियम की कैटेगरी इसके जस्ट बाद एक कैटेगरी आती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 2 कैटेगरी जो है इसके एलिमेंट्स को हम एज अ इम्प्योरिटी उपयोग करते हैं, और इसको इम्प्योरिटी ऐड करने के पीछे एक कारण भी है जिसको हम आगे समझेंगे। ये जो इम्प्योरिटी है इस इम्प्योरिटी को बोला जाता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? इन सभी एलिमेंट्स की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब इसकी सभी एलिमेंट जो हैं वो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इसको कैसी इम्प्योरिटी बोली जा रहा है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। और
एक इम्प्योरिटी का टाइप है जिसको बोला जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी एटम की स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन, एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिला देते हैं, तो उससे बनने वाला जो सेमीकंडक्टर है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें भी उसका टाइप होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तब इसमें बाहरी कक्षा में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने उठा ली, इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को, इसमें से जैसे हमने आर्सेनिक को उठाया, इसकी बाहरी कक्षा में जो रेड से दिखाई दे रहे हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहरी कक्षा में प्रेजेंट हैं। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। अब जब इसको एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलाया जाता है तो उसके चारों तरफ सेमीकंडक्टर जो मटेरियल हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको घेर लेते हैं, और सिलिकॉन के जैसे 4 एटम जो हैं इसके पास में आएंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जैसा कि उसकी प्रॉपर्टी है सिलिकॉन की कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फ्री रह जाएगा, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 5 है, जबकि प्योर जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 4 के साथ तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री हो जाएगा। और थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो लाखों इम्प्योरिटी के एटम्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। एक छोटे से मटेरियल में भी थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाने पर भी लाखों इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसा जो मटेरियल होता है वो एन टाइप मटेरियल कहलाता है। इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसमें बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रह जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। इसमें एक टर्म है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब इस मटेरियल में ज़्यादा नंबर में कौन सी चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे। तो इसमें जब इम्प्योरिटी मिलाया और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है इम्प्योरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाने के कारण इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स होंगे। पी टाइप जो मटेरियल है इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में से कोई भी एक एलिमेंट उठाया हमने, जैसे गैलियम को देखा तो इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन से, देखिए 1 2 3, और सिलिकॉन मटेरियल बनाने के कारण जो सिलिकॉन के एटम्स इसके पास में आएंगे तो 4 एटम्स इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, 3 तो बॉन्ड बना लेंगे लेकिन चौथा नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें यदि इसमें बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी शेष रह जाएगी। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी शेष रह जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो जो है उसको जो वैकेंसी है उसको हम बोलेंगे होल्स। तो ऐसे नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, इस कैटेगरी में बढ़ जाएगी, और इसको हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिए गए तो उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बनेगा डायोड, जिसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप के मटेरियल को यदि जोड़ दिया जाए आपस में तो वो पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं, जिसका उपयोग हम डायोड, एक डिवाइस है उसमें करते हैं, एक कंपोनेंट है डायोड, है ना, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। तो उस डायोड को बनाने के लिए हमको एक पी टाइप का मटेरियल चाहिए होता है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए होता है। जैसे ही पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम जोड़ देंगे, पी टाइप और सेम एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ देंगे तो वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। उसमें देखिए पी टाइप का जो मटेरियल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पी टाइप की मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होंगे। ये होल्स हैं, पी टाइप में होल्स कम होंगे, जबकि एन टाइप में जो है
ये यहाँ पे एन टाइप होगा और ये पी टाइप होगा। तो पी टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये बनेगा हमारा पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन में जब मिला दिया जाता है पी एन जंक्शन को, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पी टाइप है और एन टाइप मटेरियल है, इसको मिला दिया गया और नॉर्मली मिला के रख दिया गया, तो इसके बीच का जो जंक्शन है, इसके बीच का जंक्शन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में जुड़ेंगे, है ना। इसकी जो सरफेस है जंक्शन वाली जगह, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में और पी टाइप में होल्स हैं। वो जब आपस में मिलेंगे तो वो आपस में मिलकर जो सरफेस है, जो जंक्शन है, उस वाले जगह पर वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। आपस में डिफ्यूज़ हो जाने के कारण वो वहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ही वो डिफ्यूज़ होंगे वहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो एन टाइप मटेरियल है वो पॉजिटिव आयंस बना लेगा अपनी लेयर्स पे, और जबकि पी टाइप मटेरियल जो है वो नेगेटिव आयंस बना लेगा अपने सतह पे, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने के कारण उसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। वोल्टेज, एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर मतलब एक छोटा सा वोल्टेज उसके अक्रॉस जनरेट हो गया। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? जब भी इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का इसमें फ्लो कराना होगा हमको, जब भी हमको इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इसमें फ्लो कराने होंगे, तब यह जरूरी होगा इस पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म किया जाए। ये पोटेंशियल बैरियर जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक इसमें से कोई भी कैरियर फ्लो नहीं कर सकता है। ये एक बैरियर का काम करता है। जब तक इस बैरियर को समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें से कोई भी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं हो सकता है। इसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। पीएन जंक्शन का जो है सिंबल ऐसा होता है, जिसमें इस साइड जो है वो पी टाइप शो होता है और जिस साइड ये लाइन होती है उसको एन साइड बोला जाता है। डिप्लीशन जो रीजन होते हैं उसमें कोई भी कैरियर नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन होगा ना ही होल होगा, और डिप्लीशन रीजन को जब तक खत्म नहीं किया जा सकेगा तब तक उसमें कोई भी फ्लो होने भी नहीं देगा। अब बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब होता है कि पीएन जंक्शन में जब वोल्टेज लगाया जाता है, जब एक डीसी वोल्टेज लगाया जाएगा, तब उसमें क्या होगा। तो जनरली जब हम पी और एन टाइप के मटेरियल को साथ में रख देते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक वोल्टेज है। उस वोल्टेज को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ना ही पी से एन में ना ही एन से पी में किसी भी टाइप का कोई भी कैरियर फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हम उसमें वोल्टेज लगाते हैं, तो वोल्टेज लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज को पी से कनेक्ट करें और नेगेटिव वोल्टेज को एन से कनेक्ट करें, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो है उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस जंक्शन। फॉरवर्ड बायस मतलब आगे की ओर करंट फ्लो होगा। इस अरेंजमेंट में जो है डायोड खुद के थ्रू करंट को फ्लो होने देता है। एक दूसरा अरेंजमेंट होता है जिसमें पी टाइप जो मटेरियल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि इसका जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तब डायोड खुद में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। इस कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता है और बहुत ही माइक्रो एम्पियर रेंज में करंट फ्लो हो सकता है, वो भी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण। तो देखते हैं हम इसमें कि कैसे वो काम करेगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स में जैसे ही इसमें एन टाइप में नेगेटिव और पी टाइप में पॉजिटिव लगाया जाएगा, तो क्या होगा कि पॉजिटिव जो चार्ज है बैटरी का, वो होल्स को यहाँ रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस जब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ नेगेटिव दिया जाएगा, तो ये इसको इस साइड ढकेलेगा, जबकि नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड ढकेलेगा, और धीरे धीरे ये डिप्लीशन लेयर को कम करते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी, और डिप्लीशन लेयर ख़त्म होने के बाद में इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जिसमें
पॉजिटिव को P से और नेगेटिव को N से जोड़ा जाता है, उस केस में जो कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर मूव करते हैं और आपस में डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के जैसे ही डिप्लीशन लेयर ख़त्म होती है, वैसे ही इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, जबकि दूसरी कंडीशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि होल जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस केस में क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर ख़त्म ना होकर और बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर ख़त्म ना होकर और बढ़ जाती है। तो इसमें इस कंडीशन में जब डिप्लीशन लेयर की मोटाई और बढ़ गई तो इसमें कोई भी जो है करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में डायोड जो है करंट को ब्लॉक करता है। इसमें जो माइनर करंट फ्लो होता है वो क्यों फ्लो होता है ये भी जानना जरूरी है। इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, देखिए जो एन टाइप है उसमें होल्स हैं और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल जो होते हैं वो जब इसमें अपोजिट चार्ज लगाया जाता है तब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए तो वो अपोजिट कंडीशन होती है, लेकिन उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। मतलब इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस साइड जाने की कोशिश करेंगे। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भले भाग रहे हों, लेकिन ये टुवर्ड्स द जंक्शन चलेंगे और ये भी क्या होगा, टुवर्ड्स द जंक्शन चलेंगे और ये इस जंक्शन में जाकर कुछ ना कुछ माइनर करंट को फ्लो कराएंगे, इसको क्रॉस करके माइनर करंट को फ्लो कराएंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे अदर एप्लीकेशंस में उपयोग करते हैं।